मेरा नाम आयशा रहमान है और मेरी डिसेबिलिटी जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ये बाय बर्थ नहीं होती, लेकिन 14 साल के बाद से आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन की तरह मसल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय करती जाती है और अब जो है मैं पिछले 4 सालों से व्हील चेयर पे हूँ। आज से आपको ये पता चल गया, आपको हमारे ऑफिस का पता चल गया, आपको मैंने आयशा का ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है और ये एक ऐसा फलाही इदारा चला रही हैं जो खुसूसी अफराद के साथ साथ दीगर ज़रूरतमंदों की फलाह व बहबूद के लिए क़ायम किया गया है। आयशा बिल्कुल आम लोगों की तरह सेहतमंद और मामूल की ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन अचानक इन्हें एक ऐसी बीमारी ने आन घेरा कि इनके जिस्म के अज़ा ने काम करना छोड़ दिया। आयशा की बदलती हुई ज़िंदगी ने इन्हें परेशान कर दिया। इनका कहना है कि इस सूरत हाल में इन्हें जिन मुश्किलात का सामना रहा वो नाकाबिले बयान है। मुझे यूँ लगता था कि शायद मैं अकेली ही बेचारी हूँ जो जिसके साथ ये डिसेबिलिटी है और मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। मैंने जो पढ़ लिया है वो मैंने मतलब अपनी एजुकेशन ज़ाया की है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप मार्केट में शॉपिंग करने जाओ तो एसेसिबिलिटीज़ नहीं है। जॉब लेने के लिए किसी ऑफिस में जाओ तो वहाँ पे भी एसेसिबिलिटी नहीं है। स्कूल्स कॉलेजेस में देख लें आप, नहीं है। वो एक अलग चैलेंज होता है कि आपने जो एजुकेशन लेनी है तो अगर आप बाहर निकलते ही हो तो अपने घर से बाहर निकले हो तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एसेसिबल नहीं है और हमारे हाँ कुछ स्पेसिफिकली वो नहीं होता कि हम डिसेबल पर्सनस को फैसिलिटेट करें। अगर एक डिसेबल पर्सन घर से निकलता है तो उसको बेचारा मांगने वाला बैगर कुछ इस तरह से तस्वुर किया जाता है और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि डिसेबल पर्सन अच्छा खा सकता है, अच्छा पहन सकता है या अच्छा कुछ ख़रीद सकता है, या वो कुछ किसी शॉप पे कुछ ख़रीदने भी जाएगा तो जो दुकानदार है उनका पहला एटीट्यूड यही होता है कि ये शायद कुछ मांगने आया है, इसको 10-20 रुपए दे के तो हटा दिया जाए। या हम वॉक करने कहीं ग्राउंड में चले जाएं, क्योंकि दिल हर एक के साथ होता है, तो वहाँ पे कुछ लोग उनका ये होता है कि अच्छा ये शायद मांगने वाला है, ये यहाँ पे वैसे ही बैठा हुआ है। बेशक आप एयर फ्रेश लेने गए हो और फ्रेश होने के लिए गए हो तो वो आपको कहीं ना कहीं से कोई अंकल आंटी या कोई यंग लोगों में भी मैंने देखा है आके आपको 20-30 रुपये या 100 रुपया निकाल के दे रहे होते हैं। तो उनका मतलब कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि व्हील चेयर वाला हमेशा मांगने वाला ही होगा। व्हील चेयर पे अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना बहुत मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चैलेंज को कबूल किया। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज मुझे लगता है कि मेरी व्हील चेयर मेरी आइडेंटिटी है, मेरा फ़ख्र है और मैंने इस पे बैठ के वो चीज़ें अचीव की हैं जो शायद मैं नॉन डिसेबल होती तो मैं ना कर सकती। इन मुश्किलात के बावजूद आयशा ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी महरूमियों को अपनी ताकत बनाया और तहैया कर लिया कि इन्हें हिम्मत नहीं हारनी, इन्हें अपने जैसे दूसरे लोगों की मदद करना होगी। यही सोच बनी इस फलाही इदारे के क़याम की वजह। दिया बेसिकली हमने सोशल मीडिया से स्टार्ट किया था, क्योंकि जब मैं आइसोलेशन पीरियड में थी और उससे मुझे ये था कि यार मैंने एजुकेशन ली हुई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंटली रिटार्डेड हैं डिसेबिलिटी के साथ, उनको अपने अच्छे बुरे का पाकी नापाकी का नहीं पता, उनको पता नहीं चलता, यूरिन स्टूल का इस तरह से पास हो जाता है। तो मुझे तो हर चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह अक्ल समझ है, फिर मैं पढ़ी लिखी हूँ, ये नहीं है कि जाहिल हूँ मुझे समझ नहीं है। तो वो सोशल मीडिया एक दिन स्क्रॉल करी थी तो मतलब मुझे ये था कि मैं सिंपैथी लूँ, कहीं ना कहीं से मुझे सिंपैथी मिले। तो मुझे ना काफ़ी लोगों ने जब कहा कि हमारे साथ भी ये इश्यूज़ हैं, हमारे साथ ये इश्यूज़ हैं, हम तो पढ़े नहीं हैं, आप तो पढ़ी हुई हैं, तो फिर मुझे लगा कि हाँ मैं तो पढ़ी लिखी हूँ और मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ। इसी तरह वही ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता कि हमने कहा चलो मिलते हैं, फिर हमारी जब एक पहचान बनना शुरू हुई तो फिर एक इसी तरह सोशल मीडिया से ही ग्रुप बनना शुरू हुआ। फिर हम लोग मिले, फिर हमने अपने ग्रुप का नाम दिया एसोसिएशन रखा और आज तो जो है दिया के साथ माशाल्लाह 3000 प्लस लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम फैसिलिटेट करते हैं। दिया की अपनी जो गवर्निंग बॉडी में 7 लोग हैं जो कि ख़ुद भी किसी न किसी डिसेबिलिटी से हैं, लेकिन माशाल्लाह वो लोग सारे एजुकेटेड हैं और अवेयर्ड हैं और अपने जैसे लोगों के लिए मेरे साथ मिलके काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह करके कहती हूँ कि घर में बैठे बैठे मैंने 10 यतीम बच्चियों की शादियाँ करवाई। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर, तो मैंने रिश्ते नहीं करवाए थे, रिश्ते एंगेज्ड वो ऑलरेडी थी। मैंने सिर्फ उनकी शादी का जो छोटा सा ख़र्चा होता है, खाना या कुछ जो आप जहेज़ के नाम पे कह रहे हैं, कुछ चीज़ें घर की ज़रूरी सामान, वो उनको करके दिया था।
और उसमें मुझे ये नहीं पता था कि मैं जिनकी हेल्प कर रही हूँ वो कौन लोग हैं, और जो लोग इस नेक काम में मेरी हेल्प करते मुझे नहीं पता था वो कौन है। आप चाहे क्लासरूम्स में अभी आयशा अपने चैलेंजेस से निमट ही रही थी कि इनके भाई अब्दुल्ला पर भी ये बीमारी हमलावर हुई, मगर अब्दुल्ला ने भी अपनी बहन के तजुर्बात को मद्देनजर रखते हुए इन चैलेंजेस से निमटने की तैयारी कर ली। जो डिसेबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही थी, तो जब इनने ये इनिशिएटिव लिया ऐसा 3 साल पहले, तो इनके इनिशिएटिव को मैंने सपोर्ट किया, क्योंकि उस वक्त मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा स्वेयर नहीं थी और मैं बहुत सी चीज़ें मैनेज कर सकता था। तो मैंने यही देखा कि अगर किसी तरीके से मैं लोगों की खिदमत कर सकता हूँ तो मुझे करनी चाहिए, तो मैंने इनका साथ देने का फ़ैसला किया और तब से फिर मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। अब्दुल्ला ने अपनी बहन के कंधे के साथ कंधा मिलाने का फैसला किया और इस फलाही इदारे की खिदमत का तहैया किया। इस इदारे में अब्दुल्ला को बाकायदा जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दिया वेलफेयर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मैं उनको भी मैनेज कर रहा होता हूँ, जो डिज़ाइनिंग का वर्क है वो भी मैं करता हूँ, और इसके अलावा जो कंटेंट वगैरह होता है वो भी मुझे बनाना होता है, और लोगों को जो मैनेज करने की ज़िम्मेदारी होती है एक तरह से ये मुझ पे आती है कि इन चीज़ों को मैंने मैनेज करना होता है, और मेरे साथ जो टीम है हम सारे मिल के उसको मैनेज करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ आयशा की खिदमात को देखकर आयशा से बहुत से लोग मुतासिर हुए और इस कारवां में शामिल होते गए। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आयशा जैसा बनना भी चाहते हैं। भाई की शादी थी तो मैं छत से गिरी थी, भाई की मेहंदी वाले दिन, तो स्पैनर कोड ऑपरेट हुआ है। तकरीबन 1.5 साल हो गया मेरा इनसे है, मतलब बहुत अच्छे से गाइड करती हैं, हेल्प भी करती हैं, बहुत अच्छी हैं। इनको देख के हमने बहुत कुछ सीखा है कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है, तो बाकी हम नाउम्मीद नहीं है ज़िंदगी से। मैं यहाँ पे आती रहती हूँ तो मुझे बेसिकली तो ये बात बहुत मोटिवेटेड लगती है कि मैम आयशा के साथ काम करके सोसाइटी में इनको हम एक एज आ सोर्स ऑफ मोटिवेशन लेते हैं। बाकी लोगों के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं, लेके जाते हैं डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, तो मैम आयशा को हम एक एज आ सोर्स ऑफ एग्जांपल लोगों के सामने लेके जाते हैं कि इतनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ अगर ये सारी चीज़ों को साथ मैनेज कर रही हैं तो दिस इज़ नॉट सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम कि आप डिसेबल हैं या स्पेशल पर्सन हैं तो आप सोसाइटी में काम नहीं कर सकते, या आप बिल्कुल क्या कह सकते हैं उसको कि एडल होके बैठ जाएं कि नहीं जी मैं तो इस तरह से हूँ। मेरी जिम्मेदारी आशा के साथ ये है कि जहाँ कोई इनको ज़रूरी पड़ती है ना, किसी को राशन देना, व्हील चेयर देनी है, अपने मोहल्ले में बाद में मैं बताती हूँ कि इस टाइम आपने आना है, आप आ जाएं तो ये चीज़ें ले जाएं। जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पहुँचती है, जहाँ कोई गरीब है, माजूर है, हर चीज़ वहाँ पहुँचती है। चाहे व्हील चेयर हो गई, चाहे कुंडी हो गई है, चाहे राशन हो गया, हर चीज़ पहुँचती है। आशा ने ये काम शुरू किया ना, सब इसके साथ मिल के, आशा के साथ मिल के चलें, बहुत ही अच्छा है। चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, जो भी है इस तरह उनके साथ चलना चाहिए कि इन्होंने बहुत हिम्मत किया। मतलब माशाल्लाह ठीक ठाक बंदे नहीं कर सकते जितना आशा ने चलाया। अमूमन देखा जाता है कि माजूर अफराद के लिए इनका जीवन साथी चुनना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन ही तस्वुर किया जाता है, मगर कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आयशा के साथ नोमान के इस रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि रिश्ता दो रूहों का मिलाप है जो दिलों की गुर्बत से ही वजूद में आता है। मैंने उनको नहीं ढूंढा, अल्लाह की तरफ से था कि उनका मिलना था। मेरे अब्बू से था, उनका जान पहचान थी, मेरे इवेंट्स हुए वो आए उसमें, तो उसके बाद उन्होंने ख़ुद ही मेरे अब्बू से कहा कि मैंने आपकी बेटी से शादी करनी है। तो फिर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आए क्योंकि उनके लिए ये डिसीजन लेना कि हम अपनी माजूर बच्ची को कैसे, कहीं ये इमोशनल होकर फ़ैसला तो नहीं करा। फिर उन्होंने यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर काफ़ी उसके बाद हो गई शादी क्योंकि नसीब में था मेरे। आयशा का कहना है कि इनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी भी आम लोगों की तरह है और इस दौरान दोनों मियाँ बीवी में नोक झोंक भी चलती रहती है। लड़ाई झगड़े तो मैं ये कहती हूँ कि वो कौन सा घर है जहाँ नहीं होते, और मुझे लगता है कि हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बीइंग अ डिसेबल पर्सन मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ। मुझे चीज़ें उसके मेरे मुताबिक चाहिए होती हैं, तो वो थोड़ी सी भी चीज़ कोई मेरी इधर से उधर हो जाती है क्योंकि मेरी अप्रोच एक लिमिट तक है ना। तो जो चीज़ मैंने जहाँ रखी है अगर वो वहाँ से उठा के रखते हैं और मेरे वहाँ पे हाथ ना पहुँच रहा हो, तो इस बात पे भी लड़ाई हो जाती है कि आपको पता है कि मैंने यहाँ से उठानी है तो आपने ये यहाँ से यहाँ क्यों रखी। खुशी इंसान की बेसिकली अंदर होती है,
उसको आपने ख़ुद बाहर निकालना है। छोटे छोटे इवेंट्स बनाने हैं। मेरी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें मैं हर छोटी छोटी चीज़ जो है इंजॉय कर रही होती हूँ। अब लॉकडाउन का भी ही अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ तो लॉकडाउन में भी मैं अपने घर में छोटी छोटी पार्टीज़, बेशक मैं और मेरे हस्बैंड है घर में, मैं उनके लिए करती थी कि ये आज जो है हम ये टी पार्टी कर रहे हैं तो आज इस कोई इनकी पार्टी है, तो वो खुशियाँ आपने खुद ढूंढनी होती हैं। कोई बाहर से आके आपको नहीं देता या पैसा आपको खुशी नहीं देता। आयशा और इनके भाई अब्दुल्ला और फलाही इदारे के दीगर अफराद जिस तरह इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है और इनके मुताबिक अभी इन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना है।